खबर में खुश आमदेद, मेरे साथ आरफ बड़ी सब्र में हूँ सईद काजी। आईनी अदालत का एक कॉन्सेप्ट दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, क्या नई तरमीम लाई जाएगी और वो क्या इख्तियारात होंगे उस आईनी कोर्ट के पास, और जो पहले एक हमारा अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर क्या उसके असरात होंगे। माहिरीन होंगे हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। इमरान खान के खिलाफ क्या आर्मी एक्ट लगेगा, जिस तरह वज़ीर दिफा साहब टाइम एंड अगेन कह रहे हैं कि लग सकता है, पॉसिबिलिटी की बात करें। मुज़ाकरात पर हुकूमत को जो ऑफ़र हुई है उसमें क्या हुकूमत को लचक दिखानी चाहिए ताकि सियासी मामला ठीक हों और मईशत का मामला ठीक हो सके। वज़ीर आज़म क्या IMF के पैकेज लेने में तैयार हो जाएंगे, ख़ास तौर पर बात करेंगे। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि IMF का पैकेज तो किस ऑफ डेथ ही था हमारे लिए, क्या हम इससे बच सकते हैं। बड़ी साहब पहले तो आ जाते हैं कि आईनी अदालत जो है या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, अब इसकी बात हो रही है, क्या ये कुछ सब कोर्टों से ऊपर होगी, नीचे होगी, दरमियान होगी, बाकी कोर्टें कहाँ जाएंगी। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। ऐसा बड़ी बदकिस्मती है, जमहूरी अदारों में आइन से मावरा काम किया जाए और मुखालफिन को दबाने के लिए ऐसी हरकत की जाए कल को जो आपके लिए भी प्रॉब्लम हो। मौजूदा हमारी PDM की हुकूमत इज़ लाइक पीपल्स पार्टी या नून लीग, 2-3 दफ़ा गालबन इक़्तिदार में रहे हैं। क्या इन्होंने सारी उम्र इक़्तिदार में रहना है? हाँ, जिसने जो कसूर किया है उसको होना चाहिए, लेकिन क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी ऐसी कमी है कि आप आईनी कोर्ट बना रहे हैं? उनके जज साहबान कौन होंगे? उनके अपॉइंटमेंट का तरीका क्या होगा? अपॉइंटमेंट का तरीका क्या होगा? आपने अपील का राइट दे दिया जिसको 10 साल पहले भी सज़ा हुई है। क्या जिसने 10 साल पहले या 5 साल पहले, 4 साल पहले गुजरांवाला में, दीगर एरिया में अदारों को टारगेट किया था, क्या उनके केस भी उसमें चलेंगे? देखना यह है कि कानून बनाया वो जाता है जिसमें ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक हो। अगर आप सिलेक्टेड लोगों को झुकाने के लिए, तोड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए करेंगे तो मेरा ख्याल है ना जमहूरियत के लिए बेहतर होगा, ना पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात के लिए बेहतर होगा, ना हुकूमतों के लिए। जो भी बनाएं आइन से मावरा ना करें, मुखालफिन को कुचलने की कोशिश करें, लेकिन आइन को ना कुचलें। ये बड़ी साहब आइन, वैसे तो बहुत से मुल्कों में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से ही फैसले करती है ना, कि उसमें इंटरप्रिटेशन करती है। तो फिर ये एक और बॉडी है, इससे पहले हमारे पास वो भी है, एक वफाकी शरई अदालत भी है जो, तो ये इसमें इतनी। देखें कादी साहब, ये इसका तरीक़ाकार क्या होगा, ये केस कौन से सुनेगा? अभी तो इस पर बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब होना है। क्या मौजूदा हुकूमत, मौजूदा जो अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट हो गई, सेशन कोर्ट हो गई, क्या इनसे मुतमिन नहीं है? क्या इनसे ऊपर कोई सुपीरियर किसी को बैठाना चाह रहे हैं? क्या इनका तरीक़ाकार नहीं है? और उनमें क्या ऐसी खूबी होगी? वो कौन से जज साहबान होंगे? उनके पास कौन से केसेस जाएंगे? मेरे ख्याल में हुकूमत वक्ती तौर पर इमरान खान को हवा समझ के वो काम कर रही है, क्योंकि सियासत, इक़्तिदार कभी किसी एक के पास नहीं रहता। 1999 में मुझे किसी ने कहा था 5-6 साल हम रहेंगे, तुम कौन होते हो कुछ लिखने लुखने वाले? तो निज़ाम कुदरत था, एक दिन, 1 महीना और 9 दिन बाद हालात चेंज हो गए। 2006 में एक शख्सियत ने मुझे फरमाया था कि बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क और नवाज शरीफ मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकते, लेकिन निज़ाम कुदरत देखें, बेनज़ीर वापस आई, शहीद हो गए, नवाज शरीफ आए और वज़ीर आज़म बने और फिर नाअहल हुए। तो लिहाजा आज वो कानून साजी करो, आज वो काम करो, कल को अगर वो आपके साथ हो तो उसे फिर आप नाइंसाफ़ी ना कह सको। देखिए, इंसाफ की फराहमी, जिस माशरे में इंसाफ तोल के बेचा जाता है काजी साहब, वहाँ अनारकी को कोई नहीं रोक सकता। वो आज हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की हुक्मरानी ऑनेस्ट अफसर लगाएं, अदारों में भी लगाएं, वो ईमानदारी से काम करें। जिसने जहाँ गलत किया है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, जिसने नहीं किया उसे अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह। नहीं, अभी हमारे जो नए मशीर खुसूसी जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के, इरफान कादर साहब की भी मेरे पास एक कोटेशन है, बल्कि वो हमारे साथ लाइन पे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच इरफान कादर साहब, आपके टाइम का। मैं आपको गलत कोट नहीं कर रहा, तो मुझे एक हमें ज़रा वी शुड लाइक टू कि हमें ज़रा यानी लर्निंग हो जाए। आप कहते हैं कि आइन में लिखा हुआ कि वज़ीर आज़म किसी अदालत को जवाबदेह नहीं है,
तो क्या हमने बहुत से दूसरे मुल्कों में देखा, प्राइम मिनिस्टर इजराइल के ऑलमर्ट जो है गालबन अभी भी जेल टर्म सर्व कर रहे हैं और इस तरह के और भी मिलते हैं। तो क्या हमारे आइन में ये है ऐसी बात कि हम प्राइम मिनिस्टर बाद उनके टेन्योर भी उनको हम ट्राई नहीं कर सकते, और क्या वो उनको इम्यूनिटी हासिल है? जनाब इरफान कादिर साहब, कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं है। जब वो टेन्योर ख़त्म हो जाएगा तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। ओके ओके, यानी आपके कहने का मकसद ये है कि while he is in the office he cannot be tried. Am I right sir? While in his office he is not answerable to any court. वो किसी अदालत को जवाब देनी है जब तक कि वो अपने मनसब पे फायज हैं। अपने फ़राइज़ मनसबी के बारे में वो किसी अदालत को जवाब देनी है। पाकिस्तान में ये जो कंटेम्प्ट लगाया था गिलानी साहब को, बिल्कुल सरियन गलत लगाया गया था, और मैं बारहा वजाहत कर चुका हूँ कि अगर चिट्ठी लिखना वज़ीर आज़म का काम था तो फिर वो उनका मनसब था और उसमें वो जवाब दे नहीं थे, और अगर चिट्ठी लिखना उनका काम नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं था कि वो वज़ीर आज़म को कहते कि वो चिट्ठी लिखे। वज़ीर आज़म को प्यादा नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा इरफान साहब, गुजारिश ये है कि हमने हमेशा सुना था सदर पाकिस्तान और गवर्नर उन्हें इम्यूनिटी हासिल होती है। आपकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी इम्यूनिटी हासिल है जब तक वो वज़ीर आज़म है। इसका मतलब है जो यूसुफ रज़ा गिलानी या नवाज शरीफ पे वो गैर कानूनी काम किए गए। एम आई राइट सर? नहीं, आप आर्टिकल 248 निकाल लें ना, उसमें साफ लिखा हुआ है। आर्टिकल 248 आइन का खोल लें, उसमें लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर इज नॉट आंसरेबल विद रिगार्ड टू हिज फंक्शंस और इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस टू एनी कोर्ट। तो एनी कोर्ट में तमाम अदालतें आ जाती हैं अपने फंक्शंस में। बाकी जो इम्यूनिटी है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से, वो जब वज़ीर आज़म ऑफिस में भी हो तो उनको कोई इम्यूनिटी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से नहीं है, लेकिन इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस वो जवाबदेह नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, यानी आपने एक डिस्टिंक्शन की कि जी क्रिमिनल जो है वो उस पर नहीं है इम्यूनिटी। तो ये फरमाइएगा कि एक और बात गश्त सुनाई दी जा रही है आइनी अदालतें के क़याम की। तो हमारा जो ये तसव्वुर था, हम जो मुब्तदी हैं, लेमैन हैं, कि ये सुप्रीम कोर्ट भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही होती है, और कुछ मुल्कों में से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं, किसी में सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या आइडिया है हुकूमत के ज़हन में कोई ऐसी और सुपरा बॉडी बनाने का? अगर होगा तो कैसे आइन में कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी, या ये बिल्कुल अभी र्यूमर मिल है? जनाब कादिर साहब। नहीं, र्यूमर नहीं है। दुनिया के बहुत से ममालिक में अदालतें वो काम भी करती हैं जिसको हम कहते हैं एडजुडिकेटरी वर्क, बतौर एडजुडिकेशन भी करते हैं वो। और कुछ ऐसी अदालतें होती हैं जो कि मखसूस बड़े बड़े सियासी तनाज़ात या बड़े बड़े वो तनाज़ात जिनका ताल्लुक आइन और सियासत से इकट्ठा हो, तो वो अदालतें जो है अलहदा होती हैं और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं। और ये इसलिए किया जाता है कि अब हो क्या रहा है कि एक हाई कोर्ट का जज जो है सूबे में वो उठता है और वो कोई ना कोई ऑर्डर करना शुरू कर देता है। तो ये जो नेशनल लेवल के ऊपर जो इश्यूज हैं, इसके लिए एक बहुत आला अदालत चाहिए, और फिर उसमें सिर्फ वकीलों और जजों की ज़रूरत नहीं है कि कोई जज हो, कोई वकील हो, ये भी हो, लेकिन इनके साथ और शोबे के लोग भी हों। मसलन जिस तरह हमारे मीडिया के लोग हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो पिछले 20-20 साल से सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे हैं जिनकी बहुत कॉम्प्रीहेंशन है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरह हमारे बड़े बड़े जो कमर्शियल साइड पे जो हमारे एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जिनकी हैं, उनकी बात करें, या हमारे ब्यूरोक्रेट्स में से लें, हमारे पार्लियामेंटेरियंस बड़े सीजन उनमें से लें, तो इस तरह का एक मखलूत सा जो कोर्ट है वो बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जहाँ पे के इस तरह के मामले हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो मौजूदा है ये तो चौक हुआ हुआ, 50,000 केस का तो यहाँ बैकलॉग है। और फिर ये लोग जो हैं, ये तो जिस तरह से इनकी अपॉइंटमेंट्स होती रही हैं पिछले 10-15 सालों में, कि वो एक आज़ाद अदलिया के नाम पे एक मूवमेंट चली, उसके बाद उन्होंने अपने जज रख लिए। ये सारी चीज़ को रीविजिट तो पार्लियामेंट करेगी, आज नहीं करेगी तो साल के बाद कर लेगी या 2 साल के बाद कर लेगी, ये हो तो जाएगा। अच्छा इरफान साहब, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कह रहे हैं, इन्हें तैनात कौन करेगा? क्या हुकूमत वक्त करेगी, और उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? और कोई एक आधी मिसाल दे दें जो मुल्की हालात हो के वैसे केस वहाँ जा सकते हैं, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होगा।
और वहाँ पे जो उसको हेड करेंगे उनका नॉमेनक्लेचर भी मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सदर का नाम होगा, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो वो इनसे ऊपर होंगे, और अगर ये भी कोई चीज़ ऐसे फैसले करेंगे जो कि इनकी दायरे अख्तियार से बाहर होंगे, तो वो मामला जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुनेगा। अच्छा, ये इसमें इसके लिए क्या नंबर वन कोई हमें आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, और इस वक्त जो हमारी पार्लिमान की सूरत हाल है जिसमें से अपोजिशन सारी बाहर है और तकरीबन वन साइडेड ही खेल हो रहा है वहाँ पे, तो आप समझते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी इन द वेक ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिवीजन दैट वी सी इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस, पर्टिकुलरली जो आपकी अदालत है आलिया? क्रेडिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसकी वजह यह है कि आप इस पर मुख्तलिफ शोबाजात के लोग जो है ना, टॉप के लोग वो लेंगे। कोई 10-12 लोगों का ये कोर्ट होगा, और ये टॉप के लोग होंगे जिसमें कि सियासतदान भी होंगे, जिसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग भी होंगे, जिसमें सर्विसेज से, फोर्सेस से, आर्म फोर्सेस से भी लोग होंगे, जिसमें मीडिया से भी टॉप के लोग होंगे। तो दो पिक किए जाएंगे 5-6 शोबों से। नहीं, ये हैंड पिक्ड होंगे, मतलब इनकी अपॉइंटमेंट का क्या तरीकाकार आपके जहन में है खाका? ये पार्लियामेंट के कंसेंसस से होंगे, पार्लिमान के, यानी पार्लिमानी कोई बॉडी होगी, जिस तरह इस तरह अब भी एक बॉडी है जिसके पास केस जाता है, फिलहाल तो शायद उतना नहीं है उसके पास ताकत, उसके पास जो कानून है, मगर ये पार्लियामेंट्री बॉडी होगी कि जो इनको नॉमिनेट करेगी या हैंड पिक करेगी? नहीं, पार्लियामेंट्री बॉडी खाली नहीं होगी, इनका बाकायदा इनके नाम जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूव कराए जाएंगे। जिस तरह कानून साजी अप्रूव होती है उस तरह से ये नाम रखे जाएंगे पार्लियामान के सामने, उस पर वोटिंग होगी और फिर इनकी एक मुद्दत के लिए ये बनाए जाएंगे। अच्छा, एक तो हो गया कि मौजूदा हुकूमत जिसको चाहे जिस नामों पे भी पूरी काबीना मुतफिक हो जाए वो उनको करेगा, पार्लियामेंट उसको प्राइम मिनिस्टर उसकी अप्रूवल देंगे, और ये किस किस्म के केस सुनेंगे? कोई एक आधा रेफरेंस दे दे कि आजकल की सूरत हाल में या माजी की सूरत हाल में जब यहाँ कोई आईनी खला रह जाए तो वो उस किस्म के केस वहां जाएंगे। जी बिल्कुल, ये वो वाले केस सुनेंगे जहाँ पे कि किसी को एतराज हो कि ये इलेक्शन कमीशन अपने दायरा से निकल गई है, या मौजूदा जो अदालती सिस्टम है ये अपने दायरे अख्तियार से बाहर चले गए हैं, और फिर मखसूस जो झगड़े होंगे पार्लियामान में सियासतदानों के जिसका कि हल आइन नहीं बता रहा होगा, तो वो मामला कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे। तो इसकी मियाद कितना होगी सर इस कोर्ट की, या इसमें 5 लोग होंगे, 7 होंगे, कोई इस किस्म का खाका बना है या अभी ज़ेरे गौर है? नहीं, इसकी मियाद रखी जा सकती है, इसकी मियाद रखी जा सकती है कि जो भी जज अपॉइंट होगा उसकी मुद्दत जो है 5 साल होगी। चीफ जस्टिस जो है वो 2 साल के लिए, यानी वो जो प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट है वो 2 साल के लिए होगा, और वो बाय रोटेशन चलते जाएंगे। इस तरह से रखा जा सकता है। अच्छा, जो माजी में फैसले हो चुके हैं, अब एक सुओ मोटो का तो हमें अंदाज़ा हो गया कि अब वो दोबारा चैलेंज हो सकता है, तो क्या ये कोर्ट जो है पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शंस को भी ओपन कर सकेगी जो आज तक पहले फैसले हो चुके हैं? पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस जो है वो नहीं है ना। आप देखें ना, इन्होंने जो फैसले किए हैं सुओ मोटो में कि बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनको सुना ही नहीं गया, और सारी दुनिया में इस तरह के जो अहकामात हैं अदालती जहाँ पे किसी को सुना ना जाए, इनको वॉइड ऑर्डर्स कहते हैं, कोई मानता ही नहीं दुनिया में। तो इस तरह के ऑर्डर्स यहाँ इंसाफ के तकाजे पूरे ना हुए हों, यहाँ एक राइट ऑफ अपील तो फेयर ट्रायल का बेसिक जुज़्व है। दुनिया में एक दहशतगर्द, एक डकैत, एक कातिल, इन सबको राइट ऑफ अपील है, इनको राइट ऑफ ट्रायल है। यहाँ पे एक जुम्बिश कलम में कह दिया कि जी यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो नाअहल हो गए, नवाज शरीफ साहब जो है नाअहल हो गए, उसके बाद उनकी रेमेडी कोई नहीं थी। तो लिहाजा ये इस तरह से ये जो अपील प्रोवाइड की गई है ये एन प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल के मुताबिक है। आपको अंदाजा नहीं है कि कुछ लोगों के साथ यहाँ कितनी ज्यादती हुई है, बल्कि किसी दिन मुझे मौका मिलेगा आने वाले दिनों में मैं आपके साथ उन केसेस पे प्रोग्राम करूंगा। आप हैरान रह जाएंगे सुन के किस तरीके से अपनी मनमानी कराई गई और अपनी मर्जी के लोगों को सर्विसेज में लाने के लिए, अपनी मर्जी के लोगों की तैनाती करवाने के लिए 184(3) में केसेस को टेक अप किया, और हमेशा के लिए जो 20-20, 30 साल से लोग
एक जगह पे काम कर रहे थे और अच्छा काम कर रहे थे, उनको एक जुम्बिश कलम से हटा दिया गया और वो रेमेडी लेस रह गए बेचारे। अच्छा, एक इरफान कादिर साहब थे जो बड़ा दबंग बोल दिया करते थे, आज वो कह रहे हैं कभी वक्त आएगा तो बताएगा। क्या कोई खास वक्त का इंतजार किया जा रहा है इरफान कादिर साहब से? पहले नहीं, वो कह रहे हैं कि मिला बात प्रोग्राम करने का। मेरा ख्याल है उनका मतलब है कि लंबी डिस्कशन है, केस वन केस बाई केस। वो इरफान कादिर साहब के, मगर मेरा एक सवाल है कुछ नहीं, हमारे तो हम तो बड़े फैन हैं इनके। कादिर साहब, क्यों कादिर साहब, एम आई राइट सर? नहीं, मैं तो कमजोर सा आदमी हूँ, लेकिन जहाँ बात सच्ची होती है, मुल्की मफाद में होती है, वो मैं करता हूँ और वो करता रहूंगा इंशाल्लाह। अच्छा कादिर साहब, एक और प्रॉब्लम है कि ठीक है आइडिया माइट बी वेरी गुड, लेकिन ये कि इस वक्त जो पार्लिमान की हालत है, वो कहते हैं जी हमारे इस्तीफे ख़त्म करो, हमें वापस लेके आओ। पार्लिमान में कोई प्रैक्टिकली जो एक अजीम शान अपोजिशन है वो राजा रियाज साहब की सूरत में है। इन दिस गिवन ऑब्जेक्टिव सिचुएशन इस तरह का जो अच्छा इकदाम भी है, उस पर भी कुछ डाउट्स नहीं थ्रो हो जाएंगे? कोई डाउट नहीं है। देखें, एक ऐसी पार्टी जो खुद इस्तीफे देती है और फिर बाद में अदालत में जाती है और कहती है कि हम तो इस्तीफा वापस लेना चाहते हैं, और फिर खुशी मनाती है कि अब वो जो हमारे इस्तीफे हैं वो अदालत कह रही है कि उनको मौका दिया जाए कि वापस आके बैठ जाए, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी पार्टी को तो एक दफा सबक हो जाना चाहिए कि आप जब इस तरह से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, मुतजाद चीजें करते हैं, तो फिर आपको अच्छी तरह से बाहर रहना चाहिए ताकि जब दोबारा आए तो इस तरह की गलतियां तो ना करें। तो इरफान साहब, ये बेहतर ना होता जैसे इस्तीफे दिए थे स्पीकर उसी वक्त आइन और कानून के मुताबिक उन्हें कबूल कर लेते ताकि उनके पास ऑप्शन ही ना रहती वापस आने की? अच्छी बात आपने किया। हुआ ये था कि स्पीकर ने तो उसी वक्त ही कबूल कर लिए थे और सदर ने और वजीर आजम ने उसके बाद उससे पहले असेंबलियां भी तहलील कर दी थी। लेकिन जब नए स्पीकर आए तो कुछ लोगों ने आवाजें उठाई, चंद लोगों ने, कोई 7-8 ने, कि जी हमने तो इस्तीफे दिए ही नहीं है। तो राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा ठीक है, अब जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए हमें बताएं। तो वो 8-10 लोग जो है सामने, तो उनके फिर मामले जो है वो उनके सामने आए और फिर बाकी जो थे उनको भी नोटिस किया गया, बाकायदा बुलाया गया उनको कि भाई आप भी बता दें, आपने ऐसा तो नहीं कि आप पे जबर हुआ। तो जब कोई सामने नहीं आया तो असद कैसर साहब एक हेड कर रहे थे डेलीगेशन, वो मिले राजा परवेज अशरफ साहब से, मौजूदा स्पीकर से, और उन्होंने कहा कि जी हमने तो सब ने इस्तीफे दिए हैं, हमारे सब के इस्तीफे मंजूर करें। तो फिर जब ये सारा रास्ता बंद हो गया तो उन्होंने फिर इस्तीफे मंजूर कर ली। ये वन फाइनल क्वेश्चन, थैंक यू, आपने इतना भी हमें टाइम दिया। ये जो एक पोलराइजेशन चल रही है और एक साथ ही एक मैशत का बहुत बड़ा अजाब है, तो ये बेहतर ना हो, क्योंकि अब आप हुकूमत का हिस्सा हैं और मशीर ख़ास हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब के, कि ये जो आपको एक मुज़ाकरात की दावत भी आई है, एक जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी है वो तमाम कह रहे हैं कि यार इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन हुकूमत लगता है कि वो बज नहीं हो रही। मेरा ख्याल है हुकूमत पूरी तरह से कोशा है और कंसर्न्ड है मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी और माशी स्टेबिलिटी के लिए भी, मईशत की स्टेबिलिटी के लिए भी। तो वो बिल्कुल रिसेप्टिव है इस बात पे। ये आपने पता नहीं क्यों कहा है कि वो रिसेप्टिव नहीं है। नहीं, अभी उन्होंने मुज़ाकरात की कहा था तो खबर ये आई थी कि हुकूमत ने मुज़ाकरात की दावत कबूल नहीं की, मैंने इसलिए कहा। नहीं, वो तो एक मखसूस टोले की नहीं की जो कि खुद फौज का सहारा लेने की कोशिश करते रहे, माजी में फौज का सहारा लिया और बाद में उन्होंने फौजी तनसीबात जो हैं वो जलानी शुरू कर दी। तो वो बहुत ज्यादती थी, उससे बहुत वो दिल खराश वाक़यात हुए थे। उस वजह से इस वक्त मुमकिन नहीं है कि उनके साथ इस तरह से मुज़ाकरात किए जाएं, ताकि पहले एक दफ़ा उनको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि हम अपने अदारों को पामाल नहीं कर सकते। अब मसलन अगर मैं किसी एक जज से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से एग्री नहीं करता, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो जाऊं। सुप्रीम कोर्ट के तो मैं साथ खड़ा हूँ, इसी तरह से हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। ये नहीं है कि अगर किसी एक आधे बंदे से डिफरेंस हो तो हम पूरे फौज पे चढ़ दौड़े, पूरे सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़े, पूरी हुकूमत पे चढ़ दौड़े। बल्कि ये जजेस को भी मैंने देखा कि वहाँ पे अगर उनकी कोई चीज से एग्री नहीं करता तो अकेला चीफ जस्टिस या कोई जज बैठ जाता है और वो कहता है हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है। कोई मतलब नहीं है किसी जज का इस तरह कहना हुकूमत क्या कर रही है।
भाई हुकूमत से बड़े तो तुम नहीं हो। इसी तरह हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी नहीं कह सकती कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, और कोई सियासतदान भी नहीं कह सकता कि अफवाज पाकिस्तान क्या कर रही है। साहब आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि 9 मई के वाकया बड़े तकलीफ दे और उन्हें सजा भी होनी चाहिए, लेकिन क्या माजी में जो जलसे जुलूसों में एस्टेब्लिशमेंट को नाम लेके कि इनका कोर्ट मार्शल करो, ये इस्तीफे दो, इन्होंने 18 की फ्रॉड की है, जो आईनी कोर्ट आएगी उसमें कोई आदमी वो भी प्रे लेके जा सकता है? नहीं, माजी में अगर कोई भी अफवाज पाकिस्तान का जो शख्स है या कोई भी अपने दायरा अख्तियार में नहीं रहता, उसके बारे में तो आप जो भी दादरसी चाहते हैं, आप पार्लिमान के पास भी जा सकते हैं, आप अदालतों के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी शख्स को ये तो इजाजत नहीं है कि वो अपने दायरा अख्तियार से निकल के दूसरे मामलात में इंटरफेरेंस शुरू कर दे। बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब, खुद मुआवन जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब के, उन्होंने हमें बहुत सी बातों पे एनलाइटन किया और कुछ हमें अंदाज़ा भी हुआ भट्टी साहब कि हुकूमत क्या किस किस्म के इंस्टीट्यूशन जो है चलें, अल्लाह करे नीयत भी अच्छी हो, नतीजे भी ठीक निकलें। मुश्किल हालात में हम एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मज़ीद कुछ खबरें हैं डिस्कस करेंगे। ये अभी बात भी की मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने अपनी मगर जो IMF के हवाले से जो बात हो रही है बड़ी अच्छी बात है। आज मैं एक आर्टिकल भी भट्टी साहब देख रहा था कि IMF में हमारे शकील रामे साहब हैं, एक दानिश्वर हैं, अमेरिका चीन में पढ़ाते हैं, कि अगर हम निकल ही जाएं IMF से तो बेहतर है। निकल पाएंगे या नहीं या कैसे? अच्छा कैसा, वैसे जो हमारे मौजूदा 40 साल से सियासतदान हैं और जो हमें हर दफ़ा नया बाग दिखाते हैं, काश इनके शिकंजे से भी हम निकल जाएं। कोई बात नहीं भट्टी साहब, बाग हों तो अच्छी बात है, ऑक्सीजन उससे पैदा होती रहती है, भले वो सब्ज़ बाग क्यों ना हो। मगर एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, एक मैं आपको शॉर्ट सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ी आर्मी एक्ट के तहत जो ट्रायल का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है और ख़ास तौर पर वज़ीर दिफ़ा साहब ने कुछ फरमाया, वो मैं सुनवा दूँ आपको, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। सुनवाएं जी, क्या कहा जनाब मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब ने। भट्टी साहब, अगर तो वो प्लानर थे तो ज़ाहिर है फिर इसके कोई ऐसे होंगे एविडेंस होंगे, वो अदालत में अगर आ जाएँ तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है सज़ा होने पर। मगर जी सब गुजारिश है कि मेरे ख्याल में तो सियासी हुकूमतों में आर्मी कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हुकूमत चाहती है तो 100 दफ़ा बनाए। मैंने तो ये भी सुना है, एक दरवाज़ा खुल जाएगा। मैंने एतजाज हसन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी बात को रोकना पड़ा। थैंक यू वेरी मच एतजाज हसन साहब। थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी जनाब इरफान कादर साहब भी हमारे साथ थे और उन्होंने कुछ एनलाइटन किया हमें। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने की बात हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से, चाहे वो साफ़ी हों, इवन रिपोर्टर्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, उनको जो अप्रूवल लेके इससे पार्लियामान से एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक बॉडी बनाई जाए जो उन मामलात को देखे जो कि प्योरली आइनी हैं। इसकी क्या मिसालें दुनिया में मौजूद हैं और क्या इसकी ज़रूरत है? मौजूदा हमारा लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन प्लेस है, इसमें कैसे बेहतरी आएगी? जनाब एतजाज हसन साहब। ये दरअसल जब भी कोई ये अगले मरहले की सोच रहे हैं और उसके लिए सोच रहे हैं, और वो ये है कि जब भी कभी किसी साजिश के जरिए कूड अटैक एक साजिश हुई और जस्टिस मुनीर ने कूड अटैक का नाम का जिक्र किया था, अब जब भी कूड अटैक के जरिए कोई आके हुकूमत संभाल लेता है, छीन लेता है और इलेक्टेड लोगों को बर्खास्त कर देता है, तो उसके ज़हन में आती है कि कोई मैं नई चीज लाऊं और वो उसमें मैं किस तरह कामयाब होऊंगा, क्या हो सकता है। अब अयूब खान ले आया था बीडी सिस्टम, बेसिक डेमोक्रेट्स का सिस्टम, कि वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे और वो वोट डालेंगे सदर के वो इलेक्शन में। 80,000 वोट थे कुल, और जिस वक्त मादरे मिल्लत लड़ी अयूब खान के खिलाफ 80,000 वोट कुल थे। 40,000 मशरकी पाकिस्तान, 40,000 मगरबी पाकिस्तान, ये पीडीओ के वोट थे। उसमें अयूब खान ने हरा दिया मोहतरमा फातिमा जिन्ना को। हालांकि बड़ा इसमें तफावत थी उन दोनों के जो पोल थे उनमें, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना पोल्स के मुताबिक बहुत आगे थी, पर
वो हार गई। तो अब जब आया ज़ियाउल हक, उसने कहा मैं क्या करूं? उसने कहा कि इस्लामिक कर दो सारे आइन को, और मजलिस शूरा, और किस तरह सतही तौर पे मजलिस शूरा का पार्लियामेंट का नाम मजलिस शूरा रख दो, और एक का वो बीच में फेडरल शरीयत कोर्ट एक उसका चैप्टर रख दो, और मैं ये हेलो जी 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 प्लीज कंटिन्यू। तो इसी तरह ये जो कह रहे हैं इरफान साहब, ये मेरा ख्याल है कि उनको अगले आने वाले की तवक्को में कि वो उसको भी कुछ करना पड़ेगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दे जिसमें साथी भी हो और वकील भी हो और सिविल सोसाइटी के लोग भी हो। तो फिर एक बोर्ड बना दिया जाए सहाफत पे, जिसमें भी सिविल सोसाइटी के लोग भी हों और दीगर लोग भी हों। इस तरह तो ये आप हर इंस्टीट्यूशन की को जड़ों से खोद देंगे। एतज़ा साहब, उन्होंने जो फरमाया है, उन्होंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अदालत होगी, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई गलत फैसला करती है तो वहाँ भी चैलेंज होगा और उसको पार्लियामेंट करेगी, उसमें सियासतदान होंगे। मौजूदा जो पार्लियामेंट है जिसमें अपोजिशन है ही नहीं, वो अपनी मर्जी के 8-10 बंदे बना देगी और वो जज साहब होंगे और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी ख़त्म कर सकती है। क्या ये आइन में किसी किस्म की गुंजाइश है? नहीं, आइन में तो गुंजाइश नहीं। आइन में तो अगर इसकी तरमीम भी की गया है, आइनी तरमीम भी की जाए, तो मेरा नहीं ख्याल इसकी गुंजाइश होगी, क्योंकि उसमें बात यह है कि आइन में बुनियादी स्ट्रक्चर को आप नहीं चेंज कर सकते, और बुनियादी स्ट्रक्चर जो है उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है फ्रॉम अदर ब्रांचेस, तो इसलिए वो तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ हो जाए ना कि एक बॉडी आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बैठा दें जो कि जस्टिस ना कर सकती हो, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही ना हो अदल और इंसाफ मुहैया करें। अच्छा एतजाज साहब, अगर एंटरप्रेन्योर्स आएँ, सहाफ़त में भी हम जितना मैं माशाल्लाह पढ़ा लिखा हूँ आपको अंदाज़ा होगा, और फिर वो सुप्रा बॉडी होगी ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगी, और फिर शायद अगर वो कोई गलत फैसला करेगी तो फिर आखिरी अदालत तो अल्लाह ताला की वही बचती है। तो ये इससे कैसे वो जो उसकी कंपोजिशन की बात हो रही है, आपने 35-40 साल वकालत की, या एक प्रोसेस है, वकील आते हैं, जजेस आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसकी क्वालिटी ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कंसिडरिंग द प्रपोज्ड लोग जहाँ से आने हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? काजी साहब, ये इस प्रपोजल को आप संजीदगी से ना लें, और मेरा नहीं ख्याल ये कोई संजीदा तजवीज़ है। तो इसको हर किस्म की लोग हर किस्म की बात करते रहते हैं, ये कर दो वो कर दो, इसको आप, मेरी राय है कि संजीदगी से दें। अच्छा एतज़ाज़ साहब, आप हमेशा फरमाते रहे कि 90 दिन में इलेक्शन इन एवरी कंडीशन ज़रूरी है। 14 मई की बजाय गालबन आज 30 हो गई है, लेकिन ना कोई तौहीन अदालत हो रही है, बल्कि उल्टा ऑनरेबल जज साहबान पर मुख्तलिफ तरीके से हमले किए जा रहे हैं, एतराज़ात किए जा रहे हैं। क्या उस फैसले से सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गई है जो 14 मई को इलेक्शन था, और जिन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, अमल दरामद नहीं किया, अब आवाम उसको भूल जाए? मेरा ख्याल है उनको अमल दरामद ना करने वालों ने तो कोई लिहाज किया होगा कि नहीं किया होगा, पर ये जो उसके बाद तूफान बदतमीजी उठाया हुआ है पीडीएम ने और नून की लीडरान राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, एक मेन स्पोक्समैन है, और जिस किस्म की इन्होंने बदजुबानी, मैं इससे ज्यादा नहीं कहूँगा, वो लफ्ज इससे ज्यादा मौजू है जो संगीन है इससे ज्यादा, पर बदजुबानी जो नाम लेके चीफ जस्टिस की कि तुम इस्तीफा दे दो, तुम अपनी करप्शन और ये बदनीयती की बुनियाद पे इस्तीफा दे दो, इस तरह तो पहले कभी नहीं हुआ।
अब ये दुरुस्त है कि ये बड़ी संगीन कंटेम्प्ट है, और वो मैं समझता हूँ कि वो चाहते ही है चीफ जस्टिस से कि वो रिएक्ट करें, रद्द-ए-अमल के तौर पे गुस्से में आ जाए, गुस्से में आके इनको सजा कर। और वो हजरत अली का जो एक की मिसाल है कि वो उसमें उन्होंने एक काफिर को गिरा दिया और उसको मारने लगे कि उसने छूट दिया उनके मुंह पे, आप उठ गए, तो ये तो अब मेरा जाती मामला हो गया। तो मेरा ख्याल चीफ जस्टिस बड़ी संजीदगी से इस मामले को देख रहे हैं, और ये को उनके हाथ से कोई ये नहीं कोई गिरफ्त ढीली कर रहे हैं, पर वो एक चीज जरूर कर रहे हैं, और वो इनकी जो पीडीएम और न्यूज वालों की इंतहाई ख्वाहिश है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। अब आप फर्ज कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत में कहता सजा हो गई शहबाज शरीफ को, वो आया ही नहीं, पेश नहीं हुआ, हमने बुलाया वो नहीं पेश हुआ, फिर बुलाया नहीं पेश हुआ, फिर उसने ये बात की है कि मैं मानता ही नहीं हूँ सुप्रीम कोर्ट को और बेंच को, जब नहीं मानता तो उसके फैसले को किसा मान सकता हूँ। ये करके वो कह दें कि ये डिस्क्वालीफाइड है, नाअहल है, ख्वाजा आसिफ नाअहल है, वो राना सनाउल्लाह नाअहल है, उनके ये बयान दिए और फिर पेश बुलाने। ये तो बड़ी आसानी से चीफ जस्टिस और कोई बेंच कर सकते, लेकिन इनको तो चाहिए ये, इनको और क्या चाहिए भट्टी साहब, इनको चाहिए ये कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, और अगर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो इनके पास एक बयानिया बन जाएगा जो ये क्या झंडे लेके और इलेक्शन में। सर मैं जरा छोटी सी बात करूंगा। देखिए, ये तो जिस तरह चीफ जस्टिस साहब बड़े ऑनरेबल, बड़े रिस्पेक्टेबल लोग उनको जानते हैं, बड़ा तहम्मुल से, बुर्दबारी से हर चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं। चले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के बारे में मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान 144 की वायलेशन पे नाम लेकर धमकियाँ देते हैं, लेकिन जो उन्होंने फैसला किया हुआ अगर उस पर भी तौहीन अदालत नहीं करते तो फिर तो अदलिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना मानने की रवायत पड़ जाएगी। हर कोई चीफ प्राइम मिनिस्टर कहेगा मैं नहीं मानता जज साहबान के फैसले, तो कैसे चलेगा निज़ाम? पर साहब उस पर फैसला होगा, उस पर सजा होगी, उस पर सजा होगी, उसी ही पे सजा होगी। अच्छा, एक पॉलिटिकल सवाल। जी 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 प्लीज गो अहेड। ये वक्त नहीं सजा देने का, ये वक्त नहीं सजा देने का, उनके हाथों में खेल है। वो आपने कभी सुना है इतनी बदजुबानी और बेहुदा ज़बान जो इन्होंने इस्तेमाल किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आके जुलूस आके अदालत को और चीफ जस्टिस को मरूब करने के लिए वो इन्होंने पूरा मजमा लगाया है। 144 भी लगी हुई है, आर्टिकल 245 भी लगा हुआ है, आर्टिकल 245 भी है, यानी फौज भी मुतहर्रक है और 144 के तहत पुलिस भी मुतहर्रक, और वो आके इतने दन बना के जलसा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर करते हैं और उसको सुना रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे हम। अच्छा, अब चीफ जस्टिस ने उस दिन क्या किया, उसने 23 तारीख डाल दी। ये कोई वाकया था 15 या 16 का जो इन्होंने जुलूस निकाला था, उसने 23 तारीख डाल दी। अब इनका दावा था कि ये धरना हमारा उस वक्त तक चलेगा जब तक चीफ जस्टिस इस्तीफा नहीं दे। अब इनको महसूस हुआ कि इस्तीफे की तो और बात है, 23 तारीख तक हम अपना धरना किस तरह रखेंगे। और मैंने भी कहा कि बड़ा अच्छा है, आपके की रसद कहाँ से आती है और आपके इमदाद कहाँ से आती है, ये सब पता लग जाएगा। तो लेकिन वो उसी दिन पे मौलाना फजल रहमान ने मुनासिब समझा कि अनाउंस कर दिया कि हम जा रहे हैं, धरना खत्म है, फिर देंगे जब तारीख आएगी। अच्छा साहब, एक आखिरी सवाल, जो नून लीग के एक बड़े सीनियर वज़रा है जो खुसूसन अदलिया पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं, बात हो रही थी, वो कह रहे हैं हमारी इसी स्ट्रेटेजी के तहत हमने जो अदालत को प्रेशर में रखा है, इसी वजह से वो जो 14 मई का फैसला है चीफ जस्टिस दे नहीं पा रहे कि हमने इतना प्रेशर रखा है। वो तो समझते हैं कि हम अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब हो गए हैं, चीफ जस्टिस तौहीन अदालत जो 14 मई का फैसला था उससे पीछे हट गए, उनकी ये ख्याल है।
नहीं, वो तो इनका एक इंटरिम अबूरी सा मकसद है ना, या मंजिल उनकी। असल मकसद और मंजिल उनकी है कि चीफ जस्टिस उनको डिस्क्वालीफाई कर। फिर आप देखें क्या ये करते हैं चीफ जस्टिस के साथ, क्या ये करते हैं अदलिया के खिलाफ, और हर किसी को, और ये किस तरह उसको मुकम्मल तौर पे ये इनका बयानिया हो जाएगा। इनको एक मिल जाएगा ये एक मौका कि जी हम देखें जी, पहली दफा गवर्नमेंट में आए तो डिसमिस कर दिया, दूसरी दफा गवर्नमेंट आए डिसमिस कर दिया, तीसरी दफा आए तो हमें फिर भी चलने नहीं दिया, बड़ी रुकावटें डाली। और उनकी अपनी हुकूमत में, उनकी अपनी ही हुकूमत में मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया था। वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी था उनका नॉमिनी, और ये उनका बयानिया बहुत एक मुस्तहकम बयानिया होगा। इफ्तिजार साहब, एक आखिरी सवाल, सिर्फ गुजारिश है कि हमेशा देखिए जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब पर इनको इतराज़ रहा, मुस्लिम लीग नून को आसफ सईद खोसा साहब पर रहा, साकिब निसार साहब पर रहा, मौजूदा उमर अताब बदयाल साहब पर रहा। क्या इसी वजह से इनकी मर्जी के जज फैसले नहीं करते, इसी वजह से ये आईनी कोर्ट बना रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट से भी सुपीरियर होगी? ये कितने जज साहबान इनकी वजह से इस्तीफे देते रहेंगे, यहाँ डरते के फैसला नहीं करेंगे बर वक्त? सर, आईनी कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से बालातर होना वाला तो प्रपोजल आप समझे नॉन स्टार्टर है। तो बहरहाल ये अगर सुप्रीम कोर्ट में कर सकते तो ये आईनी बेंच बना सकते हैं। एक वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के तहत भी बन सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, पर ये दुश्वार है। अब इनके ज़हन में अब मैं क्या कहूँ, आपने देखा है कि राना सनाउल्लाह का प्लान, जो कोर कमांडर हाउस का प्लान और सारा मंसूबा था, वो किस तरह फाश हो गया। राना सनाउल्लाह और ये प्लान उसका था, और बेसिकली आप देखें कि पंजाब की पुलिस और ये जो कि बराह रास्त इनके अंडर आती है, और इंटीरियर मिनिस्टर के भी उस पर इंफ्लुएंस होता है। फिर वो पुलिस अफसर सारे वफाकी काडर से दिए गए, आईजी डीआईजी वगैरह। तो इसमें वफाक ने कुछ नहीं किया। ठीक, ये घर जल गया। वहां जहाँ सिक्योरिटी इतनी होती है, आज तक मुझे कोई नहीं एक्सप्लेन कर सका कि जी क्या वजह है कि ये आईजी किधर था, डीआईजी किधर था, और ये सारे जो लोग थे ये क्या मतलब है कि क्यों इंतजार कर रहे थे कि क्राउड आए और मिसमार करे और जलाए। और जो टाइम लाइन दी है खुद पंजाब गवर्नमेंट ने, वो आप देखें तो अजीब टाइम लाइन है। वो टाइम देते हैं कि 2:36 पे ये ग्रोह निकला और जमान पार्क से और गया वो जो चौक है लिबर्टी चौक की तरफ। लिबर्टी चौक में ये ग्रोह जब चला वहां से तो 3:46 पे चला, फिर 5:31 पे वहां पहुंचा, 6:07 पे इन्होंने घर को जलाया। अब मॉनिटरिंग इतनी प्रिसाइज कर रहे थे कि एक मिनट का हिसाब दे रहे, और ये खुद उन्होंने जारी किया। यानी ये यकीनन इत्तेजार साहब, ये सारे क्वेश्चंस हैं, और मेरे ख्याल में जहां उन लोगों को टेकन टू बी टास्क किया है, साथ ये कि जो पुलिस की तरफ से था, इस पे भी इन्वेस्टिगेशन हुई। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, एनलाइटन किया। यू आर ऑलवेज सो काइंड। बट साहब वक्त कम है, मगर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैशत पे थोड़ी बहुत बात होती रहती है। आज मैं एक आर्टिकल देख रहा था, और बड़े दिनों बाद मैंने एक ऐसा आर्टिकल देखा जिसमें एक हमारे फेलो हैं, वहाँ पढ़ाते हैं अपना, और यहाँ किसी थिंक टैंक में भी हैं। वो कह रहे थे कि दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसने IMF का प्रोग्राम लिया हो और वो बच्चा हो, जिसमें उन्होंने ब्राज़ील का मिसाल दिया, अर्जेंटीना की मिसाल दी, और मुल्कों की मिसाल दी। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो SOEs हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं चाइना की, वो 30 से 32% जो है उनकी GDP में वो कंट्रीब्यूट करती हैं। और वो सारा इकोनॉमिक मॉडल जो था, ये जो जिसके बारे में ये वो कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो भी हुआ वो गलत हुआ। तो अच्छी बात है, हमें IMF के चुंगल से और बेड़ियों से कोई निजात दिला दे। इसहाक डार साहब, आप ये कर दें तो हम तो बड़े साहब आप बादशाह आदमी हैं,
किस बेस पे निकालें? क्या टैक्स कलेक्शन में बेहतरी हुई है? क्या एक्सपोर्ट में बेहतरी हुई है? कहाँ से पैसा आएगा? 30,000 अरब 100 अरब देना है हमने जून में, इनके पास पैसा तो सैलरी देने के लिए 2 महीने बाद है नहीं है, कैसे बेहतरी आएगी? पहले कहते थे IMF को डील करना मेरी चुटकी का काम है, अब कहते उसके बगैर है। तो बताएं तो सही लोगों को, अगर एक आम शहरियों की ज़िंदगी बेहतर होती है, महंगाई में कमी आती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, इधर तो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, 2-2.5 करोड़ के करीब कमो बेशतर लोग बेरोजगार हो गए हैं। कई सब हुकूमत मासवाए तरीके इंसाफ को कुचलने के एक काम बताए जिसमें आपकी बिजली सस्ती हुई हो, आपके बच्चों की एजुकेशन में बेहतरी आई हो, आपके बच्चों के इलाज में बेहतरी आई हो। कमाल बातें कर रहे हैं। हाँ, इसहाक डार साहब को अगर बेहतर IMF की जरूरत नहीं है, उनका बाहर बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन 22 करोड़ आवाम के लोगों को साफ पानी का पीने का चाहिए। 22 करोड़ को तो छोड़ें, एक बड़े एंटरप्रेन्योर्स में से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यार 21-22% का जो आपका इंटरेस्ट रेट है, ये जो सूद है, ये इस पे तो कोई आदमी कोई कारोबार नहीं कर सकता। तो फिर काजी साहब इसका मतलब नीचे लाएं। आम शहरियों से आप उनके बुनियादी हकूक छीन कर चंद एलीट कैप्चर लोग हैं, जो चंद खानदान है, उन्हें नवाजना है। तो याद रख लें, ये जो लावा ज़मीन के नीचे पक रहा है, जिसमें नाइंसाफ़ी है, बेरोज़गारी है, जुल्म है, ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है, कानून से मावरे कुछ लोग हैं, ये लावा अल्लाह ना करे फट जाए तो फिर इन लोगों को एहसास। इस बात में क्या हर्ज है जब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब जैसी शख्सियत हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि यार डॉलर अकाउंट खोल दें, डॉलर अकाउंट खोलेंगे, उनको आप सॉवरेन गारंटीज दें और वो डॉलर की कीमत को 100-150 रुपये नीचे आए, हमें सांस आए, तो यार ये मिलके काम करें, इधर ही रहना। काजी साहब, हमारी तो ख्वाहिश है ना, हुकूमत कोई भी हो, आवाम की बेहतरी के लिए आपको कौन सा स्टेप नजर आया? मिसाल के तौर पर इन 14 महीनों में मेरी भी ख्वाहिश है तारीफ करूँ, हर अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। मुझे बताए ना, क्या इन्होंने अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में करा दिए? इनके मोर का राज बैरून मुल्क से क्लोजिंग है, मुझे बड़ी साहब मुझे शार्प क्लोजिंग करनी पड़ रही है। कुछ सा करें कि हम इस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेलमेट से बाहर आएँ। रहना हमने भी इधर ही है, आपने भी इधर ही है। तो ये सिलसिला कल फिर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।